हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। परंपरागत जैकेट के मुकाबले इसका वजन काफी कम होगा। डीआरडीओ के द्वारा एक नई जैकेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च की गई है। जब इसे स्वदेशी कवच को नहीं भेज सकेगी गोलियां, तो स्नाइपर जैसे हथियार या फिर जो स्टील की गोलियों को रोकने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है, जो कि कानपुर में बनाई गई तथा डीआरडीओ के माध्यम से बनाई गई। डीआरडीओ के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान एवं विकास संस्थान DMSRDE के द्वारा तैयार की गई है। इसका वजन 9.8 kg होगा। जब इसके मानक म्यूरो की बात करते हैं तो इसका वजन काफी कम है। जब हम औसत बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करते हैं, उसका कंपेयर किया जाए तो उसका 12 से 13 किलो उसमें वजन देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम देखते हैं कि यह बुलेट को 50 से 60 मिलीमीटर की इंटरशॉट दूरी पर ही रोक देती है। इसके संपर्क में आने से गोली टूट जाती है। और मैनोलिथिक, सिरोमिक और पॉलीमर बेकिंग पदार्थ से बने होने के कारण ये काफी हल्की जैकेट होती है। तो मैनोलिथिक, सेरेमिक, पॉलीमर से बनी हुई यह जैकेट है, जिसकी वजह से इसका वजन काफी अधिक कम है। मोनोलिथिक की बात करते हैं, जो प्लेट से बनी पहली सबसे हल्की जैकेट है, जो AK-47, AK-56 से ज्यादा खतरनाक स्नाइपर की 7.62 गुना यानी कि 54 RPRE राउंड की स्टील बुलेट को भी टुकड़ों में तोड़ सकती है। तो अभी तक देश में थ्रेट लेवल 5 तक बुलेट प्रूफ जैकेट बनी थी। यह थ्रेट लेवल स्किल श्रेणी की बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसका निर्माण डीआरडीओ की अ, रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान, जो कि कानपुर में स्थित है, उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही फेमस मतलब रही है यूनिवर्सिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 26 अप्रैल 1917। अ विजनरी स्टेप वाज टेकन इन द रियाल्म ऑफ इंडियन एजुकेशन। और उसमें लेने वाले पर्सनैलिटी का नाम क्या था? मीर ओस्मान अली खान, द निजामत ऑफ हैदराबाद issued a historic farman laying down the foundation for what would become one of the India's most prestigious education institution। तो ये एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और अगर हम बोला जाए ऑल ओवर इंडिया में तो सेवंथ ओल्डेस्ट है इंडिया के अंदर। और अगर साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली बोला जाए तो थर्ड ओल्डेस्ट है। और जब हम प्रिंसली स्टेट की बात करें तो हैदराबाद में ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम पे। ये हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस। और ये 1917 में बनी थी। तो हम देख सकते हैं कि रिमार्केबल प्रोग्रेस हो रही है और अभी तक इसने सस्टेन की हुई है अपनी वो। तो मेमोरेंडम किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं कि सर अकबर हैदरी टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ निजाम गवर्नमेंट इन 1917, underscoring the necessity of a university in Hyderabad with Urdu as the medium of instruction। तो फर्स्टली उर्दू था, और उर्दू सिग्निफिकेंस एज अ लैंग्वेज ऑफ वाइड करेंसी इन इंडिया लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ रेवोल्यूशनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो हम देख सकते हैं कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इट इज द एंड्योरिंग पावर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा 1918 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी बनी, अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज डेटिंग बैक टू इट्स इंसेप्शन इन 1918, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट मिली, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट भी थी, यहाँ पे फाइंड आउट की गई। तो रिसेंटली क्यों न्यूज में आया, तो 107th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो उसका बैनर था उस्मानिया तक 2024 की में कनेक्ट एंड रिकनेक्ट टू ग्रो। तो हम ये कुछ पर्सपेक्टिव मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स। जन कवि और राष्ट्र कवि का संतुलन। तो जब हम दिनकर जी की बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिसमें विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और अलग अलग प्रकार की जीवन की दिशाएं हमें देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार पंडित पंडित नेहरू जी को दिनकर को लेकर लोकदेव
कहने कर संबोधित किया गया था। वहीं 1962 में जब चीन द्वारा भारत पर का युद्ध हुआ था, तो उसके प्रकार उनके साहित्य किस प्रकार से दिखाया गया था। जब हम बात करते हैं गांधी जी की, नेहरू जी की, पटेल जी की, तो जेपी सबसे यशस्वी क्रांतिकारी नेता थे, जिसे जो हरिबाग जेल तोड़कर भागने में सफल हुए थे। उनके बाद लाहौर, आगरा आदि कार्यवासियों ने लंबी जेल यात्रा के बाद बिहार आगमन पर कार्यक्रम आयोजित किया था। जब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करते हैं, वो भी एक गांधीवादी सत्याग्रही थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से आक्रोश, गुस्सा, व्यंग हर प्रकार से अपने साहित्य को प्रकट किया था उस समय की स्थितियों के माध्यम से। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो प्रथम नियुक्ति पर दिनकर बिहारी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1952 में गठित प्रथम राज्य भाषा में उन्हें ही मनोनीत किया गया था। 12 वर्षों तक संसद के उच्च सदन में मनोनीत रहने के बाद वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति उन्हें बना दिया गया था। उन्होंने छायावादी रंग में कुछ कविताएं लिखी थी। जब हम हिंदी साहित्य में छायावादीवाद की बात करते हैं, तो 1918 से लेकर 1936 तक का समय हमें छायावाद का समय देखने के लिए मिलता है, कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलता वहां देखने के लिए मिली थी, कि कवि सिर्फ मनुष्य के हृदय तक सीमित न रहकर बाहर किस प्रकार से दिखता है, कि उसके साथ साथ अनेक प्रकार की प्रक्रिया, और जब हम बोलते हैं कि सारी चीजें हमें छायावाद में देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम उनके कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र रचना की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने महाभारत के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति जैसे विशद गंभीर विषयों पर विचार किया है, जहां उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किस तरह से गांधीवादी और अहिंसा के समर्थक होते हुए भी उन्होंने कुरुक्षेत्र में होने वाली घटनाओं को कहने से नहीं हिचके। वह अपने आत्मबल से जूझकर जीत से देह का संग्रह है, किस तरह से उन्होंने खड़ग जो लेती उठी आत्मबल का वश चलता नहीं, योगी की शक्ति से संसार में हारता, लेकिन यह समुदाय नहीं। इन्हीं की जो रचनाएं होती थी, वह विद्रोह, गुस्से, आक्रोश और जिंदगी की नई दिशा से दिखाती थी। इसी वजह से पंडित नेहरू जी के द्वारा दिनकर को लोक देव कहकर संबोधित किया जाता था। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उन्होंने दिनकर ने 1962 में चीन द्वारा युद्ध के बाद संसार पर जिन कविताओं का पाठ्य किया, वो प्रत्यक्षदर्शी बताती है, कि उसे सुनकर पंडित नेहरू जी के भी सर झुक गए थे। देखने के देवता सुदृश्य लगते हैं, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखते हैं। जिस पापी के गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा हो। तो इस प्रकार से उन्होंने चीन के साथ, जब हम देखते हैं कि 1960 में किस तरह से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था, उसके पश्चात जो उसके विपक्ष में, उसके कटाक्ष में अपने साहित्य के माध्यम से आलोचनाएं की थी। इसी के साथ हम देखते हैं, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, तो उनके साहित्य उसको ताकत देने के लिए उभरता है। यह नेहरू जी द्वारा या फिर अन्य के द्वारा भी माना गया है, किस तरह से दिनकर ने की ताकत यह थी कि वह संभल संभल कर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को लेकर, या फिर राजनीति में होने वाले हेर फेर या बदलाव के माध्यम से बदलाव को अपने साहित्य के माध्यम से दर्शाते थे। किस तरीके से राष्ट्रीय हित और ही उनके लिए सर्वोपरि था। जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार निरंतर जारी रखा। किस प्रकार उन्होंने रश्मि रसीम रथी में सूत्र पुत्र कर्ण को नायक बनाया, और उसके माध्यम से जातिवादी सियासत के जो सूरमा थे, उनको आईना दिखाया। किस प्रकार से जो जब हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, तो उससे संबंधित सभी तथ्य को उठाकर उन पर उन्होंने आज के ये यथार्थवाद की बात करते हैं, जब उस सभी चीजों को दिखाने का काम किया है। किस तरह से यह सिद्धांत मानकर चलना वाला आदमी जो छोटे मिजाज का आदमी होता है, आप लोगों को यानी सभी जातियों को, नौजवान इन पर छोटेपन की बचाए। तो प्रजातंत्र का नियम किया गया, किस तरह से जो जातिवाद है उसको खत्म किया जा सके, नए आशाएं जगाई जा सके, लोग जातिवाद को भूलकर गुणवाद का आदर करें, कि जिस व्यक्ति में जितने गुण है उसके उस आधार पर आदर किए जाने चाहिए। साहित्य के जरिए न केवल रूढ़ियों का पूरे पूरे जोर से विरोध किया, बल्कि दलित शोषण और अत्याचार के खिलाफ भी उन्होंने जमकर आवाज उठाई थी। किस प्रकार से उन्होंने उर्वशी में दिनकर का एक नया रूप देखने के लिए मिलता है। उर्वशी दिनकर की रोमानी संवेदना को प्रकट करती है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से छायावाद में हमें स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म के संबंधित साहित्य भी देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से किस तरह से एक साहित्यकारक या लेखक अपने मनोदशाओं में मन के अंदर चलने वाले द्वंद को
दुनिया के समक्ष प्रकट करता है, वह हमें छायावाद या फिर स्वच्छंदतावाद के समय में देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार उर्वशी में ही उन्होंने वे अर्ध नारीश्वर का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अधूरा है, और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं है वह अपूर्ण है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्त्री और पुरुष को बताया है कि किस तरह से दोनों के अंदर वह गुण होने अनिवार्य है, जिसके माध्यम से वह पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से संस्कृति के 4 अध्याय जिनका चिंतन अ, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की गई है, गद्य लेखों में उनकी बौद्धिक समाज के प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। अपने साहित्य को आदर्श को लेकर समझौते उन्होंने कभी नहीं किए। इसके इतना ही नहीं, देश में जनता के सुख दुख और आने वाले विभिन्न प्रकार के नेता या फिर बुद्धिजीवियों का आलोचना करने से भी वो नहीं चूके। उन्होंने समय समय पर साहित्य के माध्यम से सत्ता के करीबी रहते हुए जनता के प्रति बने रहे, क्योंकि दिनकर राष्ट्र कवि है और उन्होंने हमेशा व्यक्ति भाव के इन विरोधों के भीतर बहुत सहजता और साधनता चलते हुए अपनी रचनाएं की प्रासंगिकता बनाए रखी, और उन्हें इसी कारण लोकदेव की उपाधि से पंडित नेहरू जी द्वारा संबोधित किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यूनिट 10 की रिपोर्ट। तो यूनिट 10 stands for United Nations Conference. United Nations Conference on Trade and Development Report. United Nations Conference on Trade and Development report. During this year, world services trade grew 8.9% to across $7.9 billion. International travel receipt increased 14%, continue to the recovery from COVID-19 pandemic. जब हम ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं तो transport drop out हुए by the 12% of 2023. According to the report, India is the 7th largest exporter of service in the world. The US is the biggest service exporter in the world at 90,999 billion dollar, followed by the UK at 584 and Germany 44 billion dollar. तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूएनसीटीएडी द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें सर्विस सेक्टर और जो गुड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उनके माध्यम से डाटा शो किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा युगे युगीन। तो दिल्ली में बनने जा रहा है युगे युगीन, जो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। जब इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है तो 1.17 लाख मीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। भारत की 5,000 वर्षों की कहानी इसमें संग्रहित की जाएगी, और यह फ्रांस के द्वारा इसको बनाया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि फ्रांस नई दिल्ली में बनने वाले नए राष्ट्रीय संग्रह के लिए भारत के साथ साझेदारी करेगा। इसमें की ओर से केंद्रीय संस्कृत सचिव द्वारा और अन्य सांस्कृतिक मंत्रालयों की भी मौजूदगी होगी। नेशनल म्यूजियम को कर्तव्य पथ का ही एक उपभवन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के मौके पर इस म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया गया था, जिसमें डिजिटल माध्यम से परियोजनाओं को झलकाया गया था कि किस तरह से इनको संग्रहित किया जाएगा। जब हम इसकी बात संग्रहालय की बात करते हैं तो इसमें 8 खंडों में प्राचीन भारत, प्राचीन से मध्यकालीन, मध्यकालीन से बाद के बदलाव के दौरान, आधुनिक कालीन, उपनिवेशिक शासन जब हम ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और अन्य शासक कालों का ब्यौरा देते हैं, तथा स्वतंत्रता संग्राम तक, और 1947 के बाद से जो अब तक का भारत के बारे में उन सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। जो राष्ट्रीय संग्रहालय 8 खंडों में इस प्रकार से बटा होगा। कंट्री
Country largest consumer good company. Hindustan Universal has identified 6 key areas to invest. तो फेस क्लीनिंग, सन केयर, लाइट, मॉइस्चरिंग सीरम, वेल्थ, इम्प्रूविंग बॉडी केयर, स्किन केयर, केविन ब्रांड, पॉन्ड्स, लैक्मे, लव ब्यूटी एंड इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यानी कि नेचुरल ब्यूटी को छोड़ के कितने ज्यादा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में, और उसमें भी कंट्रीज लार्जेस्ट कंज्यूमर गुड्स कंपनी है ये हिंदुस्तान अनलीवर। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ब्यूटी मार्केट विच इज $19 billion इन टर्म्स ऑफ साइज विल टच 30 billion बाय 2027। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न टाइम्स में आगे बढ़ते बढ़ते, चाहे फिर वो बॉय हो या गर्ल हो, कितना ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है ये हम। आंखों की नियमित जांच के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की जो डिजीज है वो संबंधित है। नियमित जांच से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हृदय रोगी सभी समस्याओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। जब हम टिश्यू पर असर देखते हैं कि डायबिटिक डायबिटिक होने के कारण आंखों की जो रेटिना है वो छोटी रक्त वाहिकाएं पीली रंग की हो जाती है, तरल पदार्थ उनमें से रिसाव होने लगता है, जिसका मतलब है डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आइज में देखने के लिए मिलता है, जो कि डायबिटीज के कारण होता है। जब हम कॉर्निया की बात करते हैं तो कैलेस्ट्रॉन के कारण शरीर में कैलेस्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण कॉर्निया के चारों तरफ पीले रंग या फिर नीले रंग के घेरे आने लगते हैं, जिसकी वजह से कैलेस्ट्रॉल का संकेत होता है कि किस तरह से रेटिना की जो रक्त वाहिका है उनमें जमा हो वाहिकाओं में रक्त जमा हो जाता है, जो हमें हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देता है। जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो जिसमें आंखों के पर पीछे प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि वो सूजने लगती है और ऑप्टिकल नर्व में भी बदलाव होने लगता है। जब हम थायराइड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रेव्स डिजीज के कारण होता है, और जिसके कारण जो सामान्य से बहुत कम मात्रा में हार्मोन का स्त्रावन करते हैं, इसकी वजह से आंखें उभरी हुई पुतलियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। वहीं जब हृदय रोग से संबंधित बात करते हैं तो ऑप्टिकल कोहेरेंस टैमोग्राफी नामक इमेजिंग टूल से रेटिना की जांच की जाती है। तो नाम याद रख सकते हैं कि रेटिना की जांच की जाती है, और इसके माध्यम से जो कि स्ट्रोक या फिर अन्य समस्याओं के होने के कारण हमें आंखों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता है। जब हाई बीपी की बात करते हैं तो ग्लूकोज, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजेनेशन आदि जैसे ब्लड प्रेशर की समस्याओं के कारण पड़ने वाले प्रभाव हैं। Ottawa meet to underline urgency of the global plastic pollution treaty. So the fourth session of the International Negotiation Committee for Developing and International Legal Binding Instrument for Plastic Pollution. तो 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 2024 में ओटावा कनाडा में ग्लोबल कम्युनिटी सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, जो कि यूएन एनवायरमेंट असेंबली where resolution was adopted to develop a international legal binding instrument to plastic waste. The next session is Busan, South Korea. Treaty will text send how we will translate to locate action on the ground. Only time we tell. तो वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के लिए एक कोई भी बाइंडिंग ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका रिगार्डिंग फोर्थ समिट ओटावा कनाडा में की जा रही है। चल इसको ले ला।
इन दिस वी कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्लेस था रहने का, वो 1962 से कितने, ये इस प्लेस में वो रहते थे, जैसे कि लोकेटेड दी हुई है, लोकेशन बताइए। ल्यूटियंस दिल्ली एडिफाइस, इट वाज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 62 ईयर्स फ्रॉम 1962 टू 2024। सिर्फ एक अभी वाले है जगदीप धनखड़ जी, तो उनका न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक में वो रहते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, तो आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंट है ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो इट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो उनका भी इसी रोड पे रेजिडेंस एरिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड vice president in sequential manner. So first is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the first vice president. Allotted 6 Maulana Azad Road in 19. Apart from this, next हम बात कर सकते हैं जाकिर हुसैन, देन वारागिरी। तो एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं पूरे सीक्वेंस में, देखें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से रहे थे। तो इसमें सिर्फ ये इतना ही। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान आवश्यक। तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हेल्पलाइन के लिए छात्रों में जागरूकता अनिवार्य है। 2022 में हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर प्रारंभ किया गया था, जिसमें ताकि कोविड के बाद होने वाली समस्या या फिर उस समय में किस तरह से जो मानसिक संबंधी समस्या देखने के लिए मिलती है उसके रिगार्डिंग, इसके लिए निम हॉर्न्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के सहयोग से इसको विकसित किया गया। इसमें टेलीमानस कार्यक्रम के तहत 15 से 30 साल के आयु वर्ग के औसत हर माह 900 कॉल आते हैं। तो टेलीमानस के तहत किया गया है 15 से 30 साल की आयु वर्ग के लिए। यहाँ देखा जाता है कि हेल्पलाइन कार्य प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित की तरफ ध्यान करना आकर्षित अनिवार्य है। स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों में भी इसके बारे में जागरूकता तथा छात्रों के साथ बात करना अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें छात्र जीवन में दबाव जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है, जो किशोरों के आत्महत्या का कारण बनती है, उनको कम करना अनिवार्य है। किस तरह से अधिक छात्रों की मौत हुई है हम देख सकते हैं। 2019 से 2021 के बीच में 35,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति से संबंधित है, तो उसे दूर करने के लिए आवश्यकता है। जब हम 2022 की बात करते हैं तो 13,000 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। तो यह 7.6% हिस्सा रहा है कि किस तरह से स्कूल स्तर पर परामर्श देना चाहिए, उनको जांच करने के में मदद मिलनी चाहिए, या फिर स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जो स्टीरियोटाइप्स है उन्हें तोड़कर नॉर्मली देखना चाहिए। परिवार को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा समाज में भी उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हेल्पलाइन नंबर के प्रति जागरूकता बढ़े। इसी के साथ साथ आईआईटी जोधपुर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का दायरा जितना बड़ा है, उसकी तुलना में प्रभावित लोगों द्वारा उसके बारे में परामर्श लेना या उसके बारे में चिकित्सा से प्रवृत्ति या फिर उनके से संपर्क करना बहुत कम है। तो अनिवार्य है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्साओं के साथ संपर्क किया जाए तथा उनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता प्रदान की जाए। कम उम्र में इस प्रकार की समस्याएं होना और उनसे किस तरह से दूर होना, इसके बारे में छात्रों को बताया जाए। हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया जाए। 2012 में प्रकाशित नॉम हॉर्न्स की रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 15 करोड़ भारतीयों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ से भी कम इस सेवा को लेने के लिए तत्पर है। तो देख सकते हैं हम कि 5 गुना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरह से इस गैप को फिल किया जाए। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्रिस्ट के अनुसार हमारे देश में 1 लाख रोगियों के लिए केवल 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध है। वहीं जब हम सामान्य रोग की बात करते हैं तो 1,000 पर एक व्यक्ति एक डॉक्टर की उपलब्धता मानी जाती है। तो किस प्रकार से जो मनोचिकित्सक की उपलब्धता है वो पूर्ण की जाए तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, तो ताकि वे मानसिक संबंधित समस्याओं के विषय में भी अपना उपचार करा सकें, यह आवश्यक है। खाद्य सामग्रियों में द्रवित नाइट्रोजन के इस्तेमाल के खिलाफ आग्रह। तो तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थों के लिए, जिसमें बिस्किट, आइसक्रीम, वेफर्स, बिस्किट के साथ साथ द्रव्य नाइट्रोजन के सीधे इस्तेमाल के खिलाफ खाद्य व्यवसाय संचालनों से आग्रह किया है कि भोजन और पीने के पदार्थ जो भी परोसे जाते हैं उनमें द्रवित यानी लिक्विड नाइट्रोजन का पूरी तरह से सुखा दिया जाए। उन्होंने नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों के साथ द्रवित नाइट्रोजन का सीधा इस्तेमाल करने से उससे जो संचालकों द्वारा उल्लंघन किए गए नियम है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं
नियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब हम लिक्विड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग डेयरी आधारित मिष्ठान जैसी उत्पादक श्रेणियों में अधिक किया जाता है। इसके अनुसार तुरंत जमने और क्लियर कलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। केवल प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग सहायक के रूप में ही इसका इस्तेमाल करने की अनुमति है। नाइट्रोजन का खाद्य सुरक्षा व मानक नियमांक के अनुरूप गैस को बंद करके उसे किसी खाद्य पदार्थ को जमाने के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किस तरह से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसके लिए रोका जा सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं मिठाइयों में अक्सर मिलावट जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है त्योहार के समय पर, तो उनको किस तरह से रोका जाए, या उस के अनुसार जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तय किए गए उनके मानकता को पूर्ण करते हैं नहीं, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में दखल करूं, तो जब हम बात करते हैं निजी संपत्ति की, तो यहाँ राज्य की स्वामित्व वाली संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत समुदाय की संपत्ति मानने के अधिनियम का अधिकार है। जब हम पहलुओं की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथम रेड्डी 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने की 7 जज बेंच थी, उन्होंने में से 4.3 के बहुमत से फैसला दिया था जिसमें निजी संपत्ति वाली संपत्ति को समुदाय की संपत्ति नहीं माना जाने वाला फैसला आया था। लेकिन उनके विपक्ष में जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर का मानना था कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी तथा मनुष्य समुदाय के अंदर आता है, तो इसलिए उसकी संपत्ति समुदाय के अंदर आनी चाहिए। इस विवाद में जस्टिस R. कृष्ण अय्यर की बात को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं मेहड़ा, जो कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1986 में संशोधन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य संशोधन के बाद राज्य सरकार किसी भी जीर्ण शीर्ण यानी कि जो भी इमारत खंडित हो चुकी है बहुत पुराने समय से, खंडर रूप या फिर पूरी तरह से टूटी फूटी पड़ी है, उस पर अपना अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 70% मालिक ऐसे हो जो इसके लिए अनुरोध करे तथा प्रॉपर्टी को ओनर्स एसोसिएशन की ओर से अदालत में चुनौती दी जाए, तभी वह साबित की जा सकती है। लेकिन जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो उसमें आने वाले 39 बी से संबंधित प्रावधान अलग अलग नजरिए से देखे जाते हैं। जस्टिस अय्यर के बहुचर्चित अल्पमत फैसले को समाजवादी नजरिए से देखा जाता है, पर इसे अगर हम पूंजीवादी नजरिए से देखें तो हमें साबित होगा कि निजी संपत्ति को राज्य के किसी भी तरह का दखल से परहेज किया जाना चाहिए। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएस में 3 तरह की भावनाओं को प्रोत्साहन किया जाता है। एक है समाजवादी भावना, दूसरी है गांधीवादी भावना तथा एक समानता का की भावना। इस तरह से विभिन्न प्रकार की से डीपीएसपी को 35 से लेकर 51 अनुच्छेद के माध्यम में जोड़ा गया है। उसी के ऊपर जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा कहा गया था कि भारत के संदर्भ में संपत्ति को देखना महात्मा गांधी जी की दृष्टिकोण ही प्रासंगिक है, जिसमें उन्होंने ट्रस्ट की अवधारणा कही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पारिवारिक संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित कर सकता है जिससे वह समुदाय के हितों के लिए सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जा सके। वहीं इसके ऊपर निष्कर्ष आना भी बाकी है, देखते हैं कि किस तरह से भारतीय और संवैधानिक दृष्टिकोण से यह संपत्ति के अधिकार को और अनुच्छेद 39 बी और सी को किस तरह से नामांकित किया गया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 सदस्यीय दल भेजे, तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शोनझो 18 के जरिए भेजा गया है। जब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की तो 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। शोनझो 18 अंतरिक्ष यान उत्तर पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे स्थित जिक्वाऊ उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च मार्क 2F रॉकेट के माध्यम से स्थानीय समय अनुसार रात को भेजा जाएगा। तो देख सकते हैं जाऊ क्वान उपग्रह प्रक्षेपण और पश्चिमी चीन गोबी रेगिस्तान से। डू यू नो फैक्ट की बात करें तो दार्जिलिंग लोकसभा सीट इज वेस्ट बंगाल हाउस द strategically important chicken neck of the Siliguri corridor, connecting the northeast state with the uh, mainland of India. अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर रूस का वीटो पावर। तो हम देखते हैं किस तरह से रूस ने सभी देशों के अंतरिक्ष के खिलाफ परमाणु हथियार को तैनात करने के लिए अपने वीटो पावर का प्रयोग किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और जापान के माध्यम से यह प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें था कि संसदीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसमें 15 सदस्य होते हैं तथा 9 सदस्यों के मतदान पर यह फैसला अंतिम होता है, जिसमें 13 देशों ने मतदान के पक्ष में फैसला किया था।
कि जबकि चीन ने इसका विरोध किया तथा जबकि रूस ने इसका विरोध किया तथा चीन ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह प्रस्ताव अंतरिक्ष के सभी प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की उतना सक्षम नहीं रहा। अमेरिका के आह्वान पर अंतरिक्ष संधियों के संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्ताव पर वीटो लगाने के ऊपर उनकी आलोचना की जा रही है। किस तरह से इसमें अंतरिक्ष परमाणु के लिए एक होड़ उठ जाएगी तथा विभिन्न प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में अत्यधिक कचरा उत्पन्न होता जा रहा है। अगर अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती की जाए तो 1967 के अंतरिक्ष संधि के अंतर्गत इसमें प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि मतदान में कहा कि मॉस्को की अंतरिक्ष के परमाणु हथियारों की तैनाती करने से मंशा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रूस के द्वारा वीटो पावर के ना कुछ छिपा हुआ है कि किस तरह से 1967 में हुई अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती से संबंधित संधि कब तक प्रतिबद्धित रखेगी इन सभी समस्याओं को। भारत में पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में बौनापन की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ब्रिटेन मेडिकल जर्नल इंस्टीट्यूट द्वारा परिवेशन एंड हेल्थ में प्रकाशित एक शोध में के अनुसार कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के 1.65 लाख से अधिक बच्चों के डेटा पर विश्लेषण किया गया था, जिसमें पाया गया कि ऊंचाई पर रहने वाले वातावरण में कम भूख कम हो सकती है और ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का अवशोषण सीमित हो सकता है। तो इसी कारण देखने के लिए मिलता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों की कम पैदावार होती है, कठोर जलवायु होती है, जिसके कारण खाद्य असुरक्षा पैदा होती है तथा पोषण के कार्यक्रम जो लागू होने चाहिए वे पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाते तथा उनमें अत्यधिक चुनौतियां हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण बच्चों में बौनापन के प्रसार के 36% मामले हमें वहां देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको किस तरह से कम किया जाए। इसके साथ साथ एक विषय जब हम बात करते हैं यह भी उठता है कि भारत में अलग इतनी अधिक विविधताओं के कारण जो जीन की वजह से भी बच्चों की हाइट में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। भारत की डिजिटल तकनीक अन्य देशों के लिए प्रेरणादायक है। तो भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के जरिए लोगों को सशक्त बनाने तथा यात्रा की उम्मीद यहाँ पर की गई है। किस तरह से स्टीजन स्टेक सम्मेलन जो कि अमेरिका द्वारा किया गया था, इसमें समावेशी विकास की बात की गई तथा किस तरह से वृद्धि को बढ़ाया जाए तथा डीपीआर की सशक्त का उपयोग करने के लिए भारत की यात्रा के साथ साझा किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार अन्य देश भी इससे प्रेरणा ले सके और सभी के लिए सशक्त विकास का निर्माण किया जा सके। जब इंडियन स्टेक के विकास को जन्म दिया जो कि सभी के लिए सुलभ और डिजिटल उपकरण के लिए एक गुलदस्ता है। संयुक्त राष्ट्र में यह भारत के स्थायी मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से आयोजित किया गया था, जिसमें सिटीजन स्टेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन्स विषय पर सम्मेलन में वीडियो के जरिए संबोधित किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव जी के द्वारा यह शिखर सम्मेलन किया गया था। किस तरह से 16 देशों ने 55 से अधिक डीपीआई है। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत निरंतर इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के मामले में विकसित हो रहा है तथा समावेशी विकास में अधिक बल दिया जाता है। श्रीलंका को मटाला हवाई अड्डे की जिम्मेदारी भारत और रूस को सौंपी। तो श्रीलंका में हरमनबेटा स्थित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनियों को सौंप दी गई है। इस हवाई अड्डे को 20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किए गए एक समय उड़ान की कीमत की वजह से दुनिया की सुनसान हवाई अड्डा करार कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब वहां की सरकार ने अपने विचारधारा में परिवर्तन किया तथा यह प्रस्ताव किया कि कैबिनेट की सलाह से भारत के शौर्य एरोनॉटिकल प्राइवेट जो कि प्राइवेट लिमिटेड है और रूस के एयरपोर्ट ऑफ रीजनल मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्ष के लिए अनुबंधन के लिए देने का निर्णय लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से रूस और भारत के माध्यम से श्रीलंका में हवाई अड्डे का प्रबंधन किया जाएगा। भोजन में आने वाली नस्लों के बदल सकते हैं। तो डीएनए के क्षेत्र में हम देखते हैं किस तरह से शारीरिक विशेषताओं के लिए जिम्मेवार होते हैं। जब 1865 में वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल द्वारा अनुवांशिकी का आरंभ किया गया था, तो वहां मॉडल अपरिवर्तनीय माने गए थे कि जीन को किसी व्यक्ति के पर्याप्त या काफी हद तक अप्रभावित माना जा सकता है। 1962
42 में एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में यह धारणा को तोड़ा गया है। एपिजेनेटिक्स जीन्स अभिव्यक्ति में बदलाव के संदर्भ करता है कि जो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव होता है कि किस तरह से जीन्स के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण कारणों के साथ साथ जीन में प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। कोई भी व्यक्ति या फिर दो जुड़वा बच्चे भी एक समान स्थिति में उत्पन्न पैदा होते हैं, लेकिन अलग अलग पर्यावरण में रहने के कारण अलग अलग स्थिति में उत्पन्न होने के कारण उनके व्यवहार में, उनकी सूरतों में, उनके विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कारी।